ममता दीदी को एकदम डर नहीं है, वो बिंदास हैं एक किस्म से। हाँ। पर अभिषेक बैनर्जी एकदम चुपचाप से उधर, उसके मुंह में आपको डर नजर आ रहा है। कलकत्ता बंगाल पुलिस ने ममता बनर्जी को अनफॉलो कर दिया, अभिषेक बैनर्जी को अनफॉलो कर दिया और ऑल्ट न्यूज को अनफॉलो कर दिया। आरएसएस साइड से सबको बताया जाता है समन्वय रखो, शांत रहो, कभी भी गुस्सा मत करो, कभी भी शांतिपूर्ण, सभी को भद्र तरीके से ट्रीट करो। कांग्रेस साइड में बताया जाता है देखो भद्रता की एक सीमा होती है, उसके बाद चप्पल निकाल के अमित शाह के कितने सारे 30-40 ट्वीट है, कितने लोगों को बीजेपी के लटका दिए गए थे। हमने तो 5 जने ने स्पेशल एडिशन निकाला था संदेश खाली में, और वहाँ जाकर हमारे रिपोर्टर को और बात करने के लिए इतने चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ा जैसे आप किसी पाकिस्तान में घुस रहे हो। ये कितना पॉलिटिक्स खेला। वो जो प्रोटेस्टर्स जो बाहर थे वो एंटी टीएमसी प्रोटेस्टर नहीं थे, वो अभिषेक फैक्शन के टीएमसी के ही प्रोटेस्टर्स थे जो ममता फैक्शन के खिलाफ ये कर रहे हैं। जैसे राहुल करता था ना, राहुल गांधी खुद के सरकार में रह के अपने सरकार के पेपर फाड़ता दिए थे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाओगे तो जाओगे, है ना। गुंडे के राज में गुंडा ही बनना पड़ता है। रियल लाइफ में मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ, इसीलिए असली लाइफ में भी मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। कहाँ इंडिया अलायंस भाई, क्या इंडिया अलायंस? द्राविड कड़गम था, द्राविड मुन्नेट्र कड़गम बना, और फिर अनैत इंडिया द्राविड मुन्नेट्र कड़गम बना। वो डीके पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा और फिर जो वैक्यूम बनेगा उसमें भाजपा एक किस्म से मैं आई थिंक। नमस्कार, 5 जने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी की भारी जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, और पर्दा भी हटा है। शिवेंदु अधिकारी, जैसा कि सभी कयास लगा रहे थे कि उन्हें बनाया जाना चाहिए क्योंकि 2 बार ममता को हरा चुके हैं और बंगाल में उनकी पकड़ भी है। टीएमसी के काम करने के तरीके और जो कथित तौर पे बोले जाते हैं टीएमसी के गुंडों को कैसे संभालना है, ये भी उन्हें आता है। बंगाल की बारीकियों को समझते हैं। और दूसरा चौंकाने वाला नाम जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का आया है वो है रूपा गांगुली। रूपा गांगुली लगातार कई सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे भी वहाँ काम करती रही हैं। हालांकि वो एक अभिनेत्री हैं, लेकिन जब से वो बीजेपी में गई हैं बंगाल के लिए लगातार बोलती रही हैं। 5 जने के कॉन्क्लेव में भी वो आई थी और यहाँ पर भी उन्होंने बंगाल की महिलाओं का दर्द रखा था। बंगाल के अंदर चल रही अराजकता पर उन्होंने अपने आंसू तक बहाए थे। और अब जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए एक हौसला है जो एक और महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अत्याचारों से, जैसा कि तस्वीरें बताती हैं और जो वहाँ से लोग बोल रहे हैं, उनसे परेशान थे। तो इसी पर टू द पॉइंट बात करेंगे। साथ में बात करेंगे तमिलनाडु की भी, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ की हंग असेंबली अपने आप में लोगों को हैरान कर रही है। और इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए अभिजीत अय्यर मित्रा से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि बंगाल में भी जड़ें इनकी जुड़ी हुई हैं और तमिलनाडु में भी इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो आज इसलिए हमने खास तौर से अभिजीत अय्यर मित्रा को बुलाया ताकि हम बंगाल की भी जो खबरें हैं खोज सकें और तमिलनाडु की खबरें भी उनसे निकलवा सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिजीत जी। थैंक यू तृप्ति जी। और केरला में भी एक पाँव है, क्योंकि जो तमिल साइड है मेरा, वो पालक्काड डिस्ट्रिक्ट से है जो केरल में है। बहुत बढ़िया। अब इसीलिए आज आपसे चर्चा करने में आने वाला है बहुत मजा। और सबसे पहले बात वही होगी क्योंकि बंगाल में यही लग रहा था कि जो जिन हालात में बीजेपी वहां जीती है और जो पश्चिम बंगाल के हालात लगातार दिख रहे थे, एक ऐसे मुख्यमंत्री की वहां पर जरूरत महसूस की जा रही थी जो सोशल मीडिया पे तो लोग बोलते हैं कि जो योगी और हेमंत विश्व शर्मा, इनका कॉम्बिनेशन सा दिखे। शिवेंदु अधिकारी जो 2 बार ममता को हरा चुके हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल ये सही चॉइस है? बिल्कुल ये, क्योंकि 100% मैं इतना खुश हूँ अभी कि शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो आप समझ लीजिए वो बंगाल की हिमंता बिश्वा शर्मा है। वो उनमें ना, जब वो कांग्रेस साइड से आते हैं ना, आरएसएस साइड से सबको बताया जाता है समन्वय रखो, शांत रहो, कभी भी गुस्सा मत करो, कभी भी शांतिपूर्ण, सभी को भद्र तरीके से ट्रीट करो। कांग्रेस साइड में बताया जाता है देखो भद्रता की एक सीमा होती है, उसके बाद चप्पल निकाल के लेफ्ट बन जाओ लेफ्ट बन जाओ। तो हिमंता दा भी वही करते हैं, शुवेंदु दा भी वही करेंगे, योगी जी तो किए आ रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे, अगर आप लखनऊ से
प्रयागराज से कलकत्ता तक और गुवाहाटी तक, ये मैं बोलता हूँ ये एक एक्सिस ऑफ स्टील है, क्योंकि ये है फ्यूचर ऑफ द बीजेपी, जो लेफ्ट की सीधे मुंह पे बोल देता है कि भाई आप डैश 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 हैं। डंडा इस्तेमाल करने में कोई इनका संकोच नहीं होता है, और इनका लेफ्ट का कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा है बहुत राइट में होता है कि जब तक लेफ्ट ने अपना तथास्तु नहीं बोला ना, हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे बुद्धिजीवी असली बुद्धिजीवी हैं या हमारे नेता असली में बड़े नेता हैं, ठीक है ना। वो पहले मोदी ने वो मोल्ड तोड़ा था कि भाई तू कौन होता है मेरे को सर्टिफिकेट देने वाला, मैं खुद जो करना है। और तब तक लेफ्ट ने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, और उसने बार बार उसको इतनी बुरी तरह से कि इकोनॉमिस्ट जो इतना एक घटिया सा वामपंथी पब्लिकेशन है, उसने भी अब बोला है कि भाई देखो इसे बहुत अच्छी तरह से पीटा है इसको, और ये बहुत घटिया सरकार थी टीएमसी की। तो मेरे को तो लगता है शुभेंदु दा बिल्कुल अच्छे चीज़ करेंगे, जो भी हेमंता दा आसाम, और अब जब आसाम और बंगाल जब सहमत होते हैं, ये पूर्वी भारत के सबसे बड़े स्टेट्स हैं, सबसे ताकतवर स्टेट्स हैं, जब ये दो मान लेते हैं ना, तो सब कुछ एक किस्म से ठीक हो जाता है। पश्चिम बंगाल में वैसे भी देखा जाए तो जो इस बार चुनाव में भी हमने देखा, और पिछले 5 साल से लगातार जो खबरें वहाँ से आती रही हैं, सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं है, सबसे पहला मुद्दा तो नेशनल सिक्योरिटी का बन रहा है वहाँ से, और उसके ऊपर काम करना, इसके लिए एक मजबूत मुख्यमंत्री की आवश्यकता वहाँ पर महसूस की जा रही थी। अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें, और इस समय जो बीजेपी वहाँ पर जीती है, जो वहाँ से रील्स, फोटोज़ जो हम देख रहे हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल नहीं, सड़कों पर लोग ऐसे उतर रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, खुशियाँ उनके अंदर, रोने, यानी रोने वाले लोग रोने लगे हैं। जो जनता, आप सोचिए कि कब रोती है किसी और की जीत पे खुशी के मारे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आज़ादी मिली हो, ऐसी फीलिंग वहाँ आ रही है। तो ऐसे में जब हम बात करेंगे, ममता बनर्जी जो बिल्कुल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थी, और इसी बीच में क्योंकि आज नाम का ऐलान हुआ है, और कल ही शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनके हत्या कर दी गई है। बंगाल के लोग सबसे पहले विकास हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, ये सब पहले, लेकिन पिछले चुनाव के बाद जो हिंदुओं के साथ हुआ, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, जो लोगों को वहाँ छोड़ना पड़ा, जो वो दर्द है, जो लोग वहाँ लौट नहीं पाए, और अभी जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया उनकी हत्या, क्योंकि आरोप सीधे सीधे वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष ने लगाया है कि ये टीएमसी का काम है, उन्होंने तो अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है। अब बनने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है ना आपको, जिसमें अभी अभिषेक बनर्जी बैठे थे जस्ट आफ्टर रिजल्ट, उनके चेहरे के भाव क्या बता रहे थे, और ये जो फैसला हुआ है मुख्यमंत्री का, इसने ममता बनर्जी से ज़्यादा क्या अभिषेक की नींद उड़ाई होंगी। देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सुंदर सा एक चीज़ है कि डेरेक ओब्रायन को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ममता दीदी को एकदम डर नहीं है, वो बिंदास हैं एक किस्म से, पर अभिषेक बैनर्जी एकदम चुपचाप से उधर, उसके मुंह में आपको डर नजर आ रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा उसको था। वो पता नहीं डर है या वो कहते हैं ना डियर इन द हेडलाइट्स, रात को अगर आपको हिरन मारना हो, आप वो हाई बीम पे अगर हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट चलाते हो ना, वो चौंक जाता है, उस टाइप का है ये। और अब पता नहीं क्या हो रहा है, पर हमको पता है कि बहुत सारा वायलेंस जो था वो अभिषेक बैनर्जी के डायरेक्टली नीचे आता था उधर। तो ये देखना पड़ेगा कि अब जब सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि कलकत्ता बंगाल पुलिस ने ममता बनर्जी को अनफॉलो कर दिया, अभिषेक बैनर्जी को अनफॉलो कर दिया, और ऑल्ट न्यूज़ को अनफॉलो कर दिया। ओह हाँ, ऑल्ट न्यूज़ क्यों? ऑल्ट न्यूज़ ने तो कलकत्ते में अपना दुकान चला के रखा था। हाँ सही बात है, वहीं से तो, काफ़ी कुछ होता था। हाँ, जिहादी न्यूज़, वी डोंट कॉल इट ऑल्ट न्यूज़, वी कॉल इट जिहादी न्यूज़, बट एनीवे। तो इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि जो इतने सारे अत्याचार हुए हैं, इनका हिसाब किताब तो करना ही है, बट विजिलेंटी हिसाब किताब नहीं होगा, लीगल तरीके से होगा। और इसमें देखिए आप आरएसएस की और बीजेपी की वो सेल्फ कंट्रोल देखिए कि मारे गए अभी तक टीएमसी का कोई नहीं है, दोनों जो मारे गए हैं वो दोनों बीजेपी के हैं। और जो अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे कि वो रात साहब कैसे मारे गए, उन्होंने
उसका पीछा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि गाड़ी कब रुका, गाड़ी के पास आके गोली मार के भाग नहीं गए, उधर रुक के देखा कि ये बंदा मर गया है कि नहीं, फिर निकल गए थे। बिल्कुल, वो फुटेज वायरल हो गई है ना। तो इसमें आप देख लीजिए क्या है कि, और वो एक मुस्लिम इलाका था। फिर आप देखिए कि कई सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एक प्रिंट की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है देवदत्ता, ये क्या बोला कि देखो इस ये माइनॉरिटीज़ पे होने वाला जो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, टीएमसी क्या चाहता था कि इन लोगों को मारेंगे, कोई रिएक्शन होगा और फिर हम बोलेंगे देखो ये हमेशा से गोधरा राइट्स करना चाहते थे इधर, तो ये हो गया। वो यही एजेंडा चलाना चाहते थे। बीजेपी डिड नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अभी तक आप देखेंगे, पिछली बार आपने देखा था कितने निर्मम तरीके से बीजेपी सपोर्टर, वर्कर छोड़िए, सपोर्टरों को और उनके कुत्तों को भी मार डाला गया था लाइव टीवी पे। और जो पेड़ों पे इंटीरियर में जाके देखो आप, लाशें लटका दी गई थी ताकि लोगों के अंदर डर बैठ जाए। अमित शाह के कितने सारे 30-40 ट्वीट है, कितने लोगों को बीजेपी के लटका दिए गए थे। वो सब, अब वो डर का जो माहौल है ना, वो हट गया है। नंबर 1, अब डर का माहौल जब हट जाता है, थोड़ा बहुत जोश उभर आता है, ठीक है, दैट इज, बट द पॉइंट इज, और वो फीलिंग तो रहती है ना कि बदला, अब हमारी बारी है, बट टू देयर क्रेडिट अभी तक बीजेपी वालों ने बस थप्पड़ मारा है, विच शुड नॉट हैव हैपेंड। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। द बीजेपी इज नॉट हैप्पी अबाउट इट ईदर। थप्पड़ पड़ा है जो नहीं होना चाहिए था, और एक दो इधर नाम बदला गया, वैंडलिज्म हुआ है, किसी को बीजेपी के लोग मारे गए हैं और किसी के लोग मारे नहीं गए। जब हारे थे तब भी मारे गए थे, exactly. अब जीते तब भी मारे गए। अब देखिए इसमें बहुत हैरानी की बात जो है, कितने सारे मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट किया है। मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी में वेरी सिग्निफिकेंट मुस्लिम वोटिंग फॉर द बीजेपी। तो कितना ये डर का माहौल था। अब देखिए संदेश खली में क्या हुआ था, जो 24 इलेक्शन के पहले जो था, वो क्या था कि वो बहुत रिमोट था, विलेज में है, तो अगर मास बलात्कार होता है उसका रिपोर्ट असर नहीं पड़ता है बाकी जगहों पे। पर जब आरजी कार होता है, उसका शायद, मैं अभी तक नहीं बोलूँगा असर पड़ा, पर शायद असर पड़ा, क्योंकि उसमें क्या था, उस पे भी मेरा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। आपको तो पता है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि बीजेपी जीत सकता है, और पता है क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। मेरा ये है कि भाई जब तुम बंगाल में अगर कोई जीतेगा, क्योंकि राजनीतिक हिंसा होती है, गुंडा राज में जाओगे, तुमको सबसे बड़ा गुंडा बनना, एग्जैक्टली, हाँ, तुमको सबसे बड़ा गुंडा बनना पड़ेगा। अगर तुम गुंडा नहीं बने, अगर तुम आदर्शवाद करके चलते रहे, राजा हरिश्चंद्र बन के, तुम जीत नहीं पाओगे। इधर राजा हरिश्चंद्र बन के भी हम जीत गए। सो आई एम लाइक, कैसे हो? मेरे को बॉस, कल जब स्वेरिंग इन होगा ना, जब तक मैं ये नहीं देखूंगा कि शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है, तब तक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हम जीते हैं। एक ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं, मैं हारी हूं। एक अभिजीत मित्रा है जो मानने को तैयार नहीं कि हम जीते, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जीत सकते हैं। हाँ, क्यों भाई, तुम्हारे गुंडे कहाँ थे? तुम्हारा वो जो जाके लोगों का सर फोड़ता है वो कहाँ था? तुम्हारा क्रिमिनल नेटवर्क, फाइनेंसिंग नेटवर्क कहाँ था? वो सब नहीं था। तो कैसे जीत पाए, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर जो बहुत गंभीर विषय है, जो लोगों का सवाल बार बार उठता है कि भाई जब टीएमसी जीती थी और उसके तुरंत बाद, यानी 12 बजे से ही, जब पिछले बार की मैं बात करूँ 2021 की काउंटिंग डे पर 12 बजे जब लगने लगा था कि हाँ टीएमसी जीत सकती है, उसके बाद से ही हिंसा शुरू हो गई थी, है ना। काउंटिंग बूथ से बीजेपी के कार्यकर्ता भागने लगे थे, और फिर जो हिंसा का दौर चला, वी नो व्हाट हैपेंड ओवर देयर। तो मुझे ये लग रहा है कि बाकी जो वहाँ पर बीजेपी के समर्थक या जिनके साथ ये हिंसा हुई है, जो हिंदू लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि हमारी बारी है और अब हम बदला लेंगे। लेकिन यहाँ पर यही बात मुझे लगता है शायद बीजेपी बदलना चाहती, जो बदलाव की बात पीएम मोदी कर रहे थे, कि हम उस राजनीति को बढ़ावा नहीं देंगे। कहीं तो खत्म होगी ना, शुरुआत कहाँ से होगी? खत्म होगी, पर उन लोगों का क्या, जो पुलिस में थे, जो आईएएस में थे, जिन सब का ट्रांसफ़र हुआ है, और कई लोग जिनका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है, जो इस पूरे इसमें बहुत जोश से टीएमके के अत्याचारों को सपोर्ट कर रहे थे।
मेरे पास तो लिस्ट है अफसरों का जिन्होंने ये सब किया था। हर बंदे का लिस्ट है। एक लेडी पर पुलिस आप ऑफिसर थी, मैं आपको बता दूं कि वो उसने एक वीडियो बनाया अपना बाइक चलाते हुए बंगाल की, वो मैंने देखा रील बनाई, और उसने बोला कि है ना कि अब यहाँ पर बीजेपी जीत गई है और लोग जो है हमें भी पुलिस को हमें चोर चोर बोल रहे हैं, लेकिन हमको आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सरकार तो आप ही लोग बनाते हो, हमें तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो उसने बड़े मुस्कुरा के बनाया, लेकिन उसके अंदर बंगाल पुलिस की मजबूरी भी थी और एक तरह से एक प्रोटेक्शन की डिमांड भी थी पब्लिक से। हाँ हाँ, अच्छी बात है, वो डर अच्छी बात है। पर देखिए, एक साउथ अफ्रीका ने ना अपार्थाइड के बाद एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया था। एक सिस्टम वो है, दूसरा सिस्टम है जो जर्मनी में हुआ था, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स की, जो अत्याचार हुए थे उसका तुमको ट्रायल चलेगा कोर्ट में और चला था। हाँ। चला था और कई लोगों को फांसी मिली थी। दूसरा है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। मैं मानता हूँ ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि पिछले 50-70 साल में कम्युनिस्ट और टीएमसी मिला के इतना अत्याचार हुआ है। अगर आपने लोगों को जस्टिस नहीं दिया तो वो एक किस्म से धोखा है। उनके भी जिनके बाल बच्चे मरे थे, पति मरे थे। आपको पता है ना टीएमसी क्या करता था? टीएमसी के ऑफिस में सफ़ेद साड़ियाँ मिली, क्यों? क्योंकि वो लोगों को विधवा बना के उनके घर सफ़ेद साड़ी भेजते। तो अगर वो किसी को धमकी देना चाहते थे, उनकी बीवियों को सफ़ेद साड़ी भेजते थे। उसी से पता, थिंक ऑफ इट, टेक्निकली लीगल में आप केस ही रजिस्टर नहीं कर सकते हो। अरे हमने बस उसको गिफ्ट दिया सफ़ेद साड़ी का, ठीक है, उसमें धमकी है सीधे सीधे। हाँ, ये पर वो धमकी थी कि हम तुमको विधवा बना देंगे, अपने पति को काबू में रखो, ठीक है। सो एक देयर हैज टू बी सम फिनैलिटी। जो सफरिंग था उसका कुछ तो कुछ माप का एक जस्टिस तो मिलना ही मतलब चाहिए। वो न्याय चाहिए। इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि न्याय तो होगा। बीजेपी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो कभी भी ये रास्ता वाला हाँ, न्याय नहीं वो करता है। गुंडागर्दी वाला न्याय नहीं करेंगे। हाँ। न्याय हम क्योंकि उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, बंगाल के लोगों को ये इसलिए कि हम पत्रकार के तौर पे कई जगह देखते हैं, न्याय होता है जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है कि अब अगर कोई मुस्लिम महिला को भी छेड़ेगा और वो मुस्लिम भी होगा तो उसके पैर में कब गोली लग जाएगी। Exactly. ताकि अगली बार कोई छेड़ने से पहले ये सोचे कि अगला नंबर हमारा है और हमें प्रशासन छोड़ेगा नहीं। एग्जैक्टली। और इन लोगों का क्या होता था ना, मैंने पहले बहुत ये मेरे को तो योगी बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक चीज़ अच्छा नहीं लगता था, ये एनकाउंटर का कल्चर। फिर मैंने देखा कि बॉस ये लोग ना पूरा सिस्टम को गेम करते थे, ठीक है। एंड देन पीपल नीड क्लोजर, नहीं तो फिर उनमें वो डर रहता ही है। जिस बंदे ने तुम्हारे बच्चे का कत्ल किया है, तुम्हारे पति का कत्ल किया है, और वो खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। आपको याद है ना वो शाहजहां शेख, अच्छी तरह से याद है, संदेश खाली वाला, जब 55 दिन, किसने 55 किसको अरेस्ट किया था वो भी पता। वो दिख रहा था कि भाई जहांगीर शेख ने पुलिस स्टेशन को अरेस्ट किया है, ये नहीं कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, और उसको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। नहीं, वो हमने तो पांचजनी ने स्पेशल एडिशन निकाला था संदेश खाली में, और वहाँ जाकर हमारे रिपोर्टर को और बात करने के लिए इतने चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ा जैसे आप किसी पाकिस्तान में घुस रहे हो, एक कोवर्ट मिशन के लिए गए हो। आपको ये अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी कि आप किस लिए बात करने जा रहे हो। और महिलाएं आई, उन्होंने जो खुल के बात बताई, क्योंकि वो जो आपने बोला ना इंटीरियर में रहते हैं, उनकी बात उतनी शायद सुनी नहीं जाती है, लेकिन जब वो बात वहाँ से निकलकर नेशनल मीडिया तक आई तो सबने सुनी। लेकिन 55 दिन तक, 55 डेज तक वो गायब रहा और स्टेट पुलिस को पता नहीं, गायब रहा। और इसमें आरजी कार में भी आप देखिए कितना पॉलिटिक्स खेला। वो जो प्रोटेस्टर्स जो बाहर थे वो एंटी टीएमसी प्रोटेस्टर नहीं थे, वो अभिषेक फैक्शन के टीएमसी ही के ही प्रोटेस्टर्स थे जो ममता फैक्शन के खिलाफ ये कर रहे थे। तो सरकार भी हमारी और उसका जो विपक्ष है वो भी मेरा। जैसे राहुल करता था ना, राहुल गांधी खुद के सरकार में रह के अपने सरकार के पेपर फाड़ता था। हाँ। तो वही उनका तमाशा था। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अभी तक मेरे को ये फीलिंग नहीं हुआ है कि हम जीते हैं,
ठीक है। So, नहीं बीजेपी जीत गई है, लेकिन क्योंकि आपने पक्का ना? 100%, हाँ, थोड़ा ये pinch आपको मैं me? पिंच करती है, देखिए जीत गई है। और ये भी अभी शायद ड्रीम में ही है, देखते हैं। नहीं, बात क्योंकि हम आरजीकर की कर रहे हैं, आरजीकर कॉलेज की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसका असर बिल्कुल था और कोलकाता में महिलाओं पर था। और उसको अगर आपको समझना है ना, तो आप वो वाला वीडियो देखिए, क्योंकि हम यहाँ बैठकर जो वहाँ गए वो तो बताते ही हैं, लेकिन अगर आप किसी और राज्य में, किसी और शहर में भी हैं, आप उस वीडियो को देखिए जब उसकी माँ जो है, आरजीकर पीड़िता की माँ जो चुनाव लड़ी हैं पानीहाटी से, जब वो गई है ना वोट के लिए महिलाओं के पास, एक एक महिला उनका हाथ पकड़कर रो रही है। जिस जिस घर में गई हैं, उस घर की एक एक महिला की आंखों में आंसू है। और जिसने भी वो वीडियो देखा है या वो रील देखी है, वो खुद अगर थोड़ा भी इमोशनल है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये महिलाओं को उस दर्द का एहसास था कि एक माँ को न्याय नहीं मिला, एक बेटी के साथ गलत हुआ, और उस राज्य के अंदर जहाँ पे एक खुद महिला मुख्यमंत्री है और वो खुद ही बैठ गई थी धरने पे, अपनी ही सरकार से मांग कर रही थी। ये जो नौटंकी वहाँ के लोगों ने देखी और जो महिलाओं ने देखी, और महिलाओं में भी आप ये देखिए कि हर एज ग्रुप की महिला ने देखी, जो पीड़िता थी उसके एज ग्रुप के, टीनेज के जो माएँ थी उन्होंने देखी, और उसका बहुत गहरा असर हुआ है। पर मेरे को आई वांट पूरा जो स्टेटिस्टिक्स है जब वो आएगा ना, आई थिंक कोई और स्टोरी निकलेगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे बहुत सारे, मैं डायरेक्टली थ्रू अदर पीपल बहुत सारे महिला के साथ बात किया है मैंने, वो बोल रही थी हाँ स्थिति तो अच्छा नहीं है, पर देखो कम से कम इधर कलकत्ते में हमको बहुत सस्ता खाना मिल जाता है, बहुत सस्ता घर मिल जाता है, कोई हमारा घर तोड़ता नहीं है, कोई रेंट मांगता नहीं है, 50 रुपए में हम मच्छी अंडा सब खिला सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो एक देखिए, जब हम फीमेल सिक्योरिटी के बारे में बात कर, महिलाओं का सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, एक सुरक्षा होता है जो बलात्कार या यौन शोषण का वो होता है, पर दूसरा होता है, हम सब भूल जाते हैं कि महिला माँ होती है, बहन होती है, घर की केयरटेकर भी होती हैं, उनको एक पूरा बाप ना बेवड़ा होके कहीं चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। माँ, ये हमेशा क्यों होता है कि बाप हमेशा बेवड़ा बन के, हमेशा तो नहीं पर यानी मोस्ट ऑफ द केसेस एक बनाया है, पर माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ के बेवड़ी नहीं बन जाती है, ठीक है। तो वो एक हमेशा वो एक बैलेंस था, उसको आपने कैसे चेंज किया, मेरे हिसाब से वही असली कहानी है। क्योंकि बंगाल में मैंने देखा है, आप दिल्ली में जो भी नोएडा में, गुड़गांव में काम करते हैं, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू दैट अ लॉट ऑफ द हाउस हेल्प आर फ्रॉम बंगाल, कि वो हमेशा बोलते थे कि अगर आप इधर अच्छा घर है, आप क्यों अपने ख़ानदान को इधर नहीं ले आती हैं। मैंने बहुत बार इनसे पूछा है, हमेशा बोलती थी नहीं भैया इधर चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो हम इधर अच्छा पैसा बना लेते हैं और हम घर पे ही रहते हैं, तो हमारा सब ये हो जाता है, फिर हम पैसा वापस भेजते हैं और उधर जो हम इधर खरीद पाएंगे उधर हम बहुत ही ज़्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बीजेपी ने उसको कैसे ओवरकम किया, ये कहानी अभी तक लिखी नहीं गई है। और मेरा ये एक डर है एक किस्म से कि ये इंडिया शाइनिंग जो 2004 में कैंपेन चला था ना, वो एकदम वो नैरेटिव ही गलत है। अगर आप देखेंगे उसमें क्या था, इंडिया शाइनिंग की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट आरएसएस ने जाके कैंपेन नहीं किया था बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने बोला था भाई हम चला लेंगे, हम जीत रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है, पूरा आइडिया। उसी वजह से इस बार भी 2024 में क्या हुआ था, आरएसएस ने आके कैंपेन नहीं किया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं पाया गया, ठीक है। सो बट 2004 ये जो इंडिया शाइनिंग का नैरेटिव है, आप किसी भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के पूछेंगे। देखिए 2004 में इंडिया शाइनिंग, ये रूपा सुब्रमण्यम और विवेक दहीजे ने बहुत अच्छा एक स्टैटिस्टिकल बुक लिखा है टू शो दैट इंडिया शाइनिंग इज एक्चुअली अ सक्सेसफुल कैंपेन, प्रॉब्लम वाज द आरएसएस नॉट कमिंग आउट। तो इसमें भी हमको देखना है कि हमको ये गलत नैरेटिव अगर पकड़ें, हमको नैरेटिव को बहुत केयरफुली एनालाइज करना पड़ेगा ताकि फिर से गलती ना हो जाए, क्योंकि वो इंडिया शाइनिंग नैरेटिव की वजह से बहुत सारा हमारा
इंटरनल प्लानिंग भी चौपट हो गया था। एक और बात है ना कि देखिए अपेक्षाएं बहुत हैं बंगाल के लोगों को, और जिस तरह का मैंडेट उन्होंने दिया है ये अपने आप में बताता है कि अब वो जो बदलाव की उनकी उम्मीदें हैं वो सारी बीजेपी पे टिकी हैं, तो जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो अंदर का सिस्टम बना हुआ है, ये जो पूरा एक क्रिमिनल कॉकस बना हुआ है, उससे निपटने में ही कम से कम 1-1.5 साल उनको लगेंगे। यू हैव टू क्लीन द सिस्टम फर्स्ट। 1-1.5 साल लगेगा और ये बहुत ही वायलेंट होगा। अगर आपको लगता है कि जो पूरा जो क्रिमिनल सिंडिकेट है उधर, उसने देखा कि सरकार बदल गया और ये बोलेंगे हाँ मेरा बिजनेस अब चौपट हो गया, मैं अब वनवास चला जाता हूँ, ऐसे नहीं होने वाला है। वो बंदूक निकाल के दहशतगर्दी फैला के कुछ ना कुछ करने ही वाला है। तो बंगाल में एक्सपेक्ट वायलेंस टू गो अप। अभी वायलेंस जब सीआरपीएफ वापस जाएगा ना 1 महीने के बाद, तब आप देखेंगे असली गुंडागर्दी शुरू होगा इस सरकार को एक किस्म से पैरालाइज करने के लिए। पैरालाइज को क्या कहते हैं हिंदी में? उसको लकवा बोलते हैं, वैसे उसको क्या है? स्थगित करने हाँ, के लिए। हाँ। उसको डिस्टेब्लिश, मतलब वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। पर मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जिस चीज़ की चिंता हम बैठ के यहाँ पर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे केंद्र को और अमित शाह जी को भी पता ही होगा कि बंगाल में क्या हो सकता है जब यहाँ से केंद्रीय सुरक्षा बल चले जाएंगे, उसका अंदाज़ा उन्हें भी होगा। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है, एक कुछ अब वो सच है या झूठ है नहीं पता, कुछ ऐसे वीडियोस में आए कि बॉर्डर पे भीड़ लग गई है। लोग जो हैं, जो परदेसी थे वो अब अपने स्वदेश जाने की तैयारी में हैं। लेकिन ये क्या इतना आसान होगा? जिस तरह की घुसपैठ हुई है, जिन लोगों को ममता बनर्जी की सरकार में आधार कार्ड मिल चुका है, नागरिकता एक तरह से मिल चुकी है, उनको ढूंढना निकालना। क्योंकि अगला अगर आप देखेंगे हिंसा के लिए अगर किसी को तैयार किया जाएगा, एक कैडर उनका तैयार होगा, तो वो तो वही है ना। तो देखिए ये एक प्रॉब्लम है, पर आप आधार में देख लीजिए, आधार में क्लियर एक स्टेटमेंट है, दिस इज़ नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कागज नहीं दिखाएंगे। कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाओगे तो जाओगे, है ना। आसान सी बात है। मेरे को याद है मैं बीकॉम पढ़ रहा था मद्रास में विवेकानंदा कॉलेज में, और बीकॉम के टाइम हमारा एक बांग्लादेशी क्लासमेट था, वो बीकॉम में नहीं था, वो बीए इकोनॉमिक्स में था। वो आके, वो बांग्लादेशी था पर उसने इंडियन पासपोर्ट ले लिया था, पता नहीं कैसे। उन दिनों में हमको पता नहीं था कि रिपोर्ट करोगे भी तो कुछ नहीं होगा। ये क्या, जब 95, 96, 97 में था, उसने इंडियन पासपोर्ट ले लिया था। और वो हमेशा बोलता है आई एम नॉट इंडियन, आई एम बांग्लादेशी, बट ही विल नाउ हैव एन इंडियन पासपोर्ट, पर पासपोर्ट इज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बाय द वे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इतना सारा ये हो चुका है, आप उसका क्या करोगे? और अगर आपने वो सिटीजनशिप उनसे ले लिया, ठीक है, फ्रॉड में मिला था, ले लिया, और अगर आपने उस साइड उनको नहीं धकेला, तो वो तुम्हारे लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाएंगे इधर। ये सब देख के होगा। मेरे को लगता है कि बंगाल वो लास्ट बैरियर था, बीजेपी जो करना चाहता है इलीगल इमिग्रेंट्स का, उसको जो रोके रखा था। अब मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ तो सरकार करेगा ही, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार बंगाली मुसलमानों के अंदर जो गुस्सा है बांग्लादेशियों के खिलाफ। हाँ, कई मुसलमानों को मैंने देखा, वो भी नारे लगा रहे थे बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा है। मैं मानता हूँ सबसे बड़ा असर जो पड़ा है ना, जो जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश में किया था, उसका असर इधर पड़ा है। और आप ये देखिए ना, जमाते इस्लामी जीती कहाँ पर है? बॉर्डर पे। एग्जैक्टली। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जीती है। एग्जैक्टली, है ना। तो इसमें एक बहुत बड़ी एक मैं मानता हूँ, हम एनालिटिकली उसको ठीक से पिन पॉइंट, जैसे साइंस में बोलते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट होना ही चाहिए। पॉलिटिक्स में ना एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट आप दिखा नहीं पाते हो, पर मैं मानता हूँ जो जमाते इस्लामी ने, पिछले जमाते इस्लामी, और वो कौन था वो नोबेल लॉरिएट, कौन जो बांग्लादेश का ये बना, अरे यूनुस, मोहम्मद यूनुस, उसने जो दहशतगर्दी मचा के रखी थी, उसका काफ़ी सारा असर पड़ा है। क्योंकि
आसामी जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी मुसलमान से सख्त नफरत करते हैं, पता है। आसामी मुसलमान ऐसे हैं जो बोल रहे थे भाई एनआरसी करो, हमको एनआरसी चाहिए, हमको सीए चाहिए, क्योंकि हम आसामी हैं और ये लोग इनके बंगाली चक्कर लोग में हम वही गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। हमको क्यों इनके साथ मिला रहे हो, निकालो डैश डैश, मैं वो शब्दों का प्रयोग नहीं इस्तेमाल करूंगा, बट निकालो इधर से। बंगाल में भी इस बार क्लियरली ऐसे एक सेंटिमेंट आया है, ठीक है। तो जब ये सब ताने मार रहे थे मोदी को, मौलाना मोदी, देखिए मोदी का स्ट्रैटेजी ही इधर सक्सीड हुआ था ना, कि वो उन्होंने बोला कि भाई सबका साथ माने, सबका साथ सबका विकास। ये कोई भाषण नहीं है, ये एक्चुअल में ग्राउंड पे होगा। इट इज शोन रिजल्ट्स, ऑन द ग्राउंड। अब हमको देखना है कि ये बांग्लादेशी, इलीगल बांग्लादेशी का प्रॉब्लम आगे चलते कैसे जाएगा। अगर 30 मिलियन है, यानी कि 3 करोड़ हैं, उनको आप कैसे ट्रेस करोगे, कैसे इस्टेब्लिश करोगे और कैसे निकालोगे। और अगर निकाल नहीं पाए, क्योंकि आपके संबंध अभी बांग्लादेश से, ठीक है, अगर शेख हसीना के साथ तो 98% पे थे, ठीक है, यूनिस के साथ 10% पे आ गए, अब 98% पे नहीं है, पर लगभग से 65% पे। एमईए का स्टेटमेंट आया है आज। उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेशी जितने घुसपैठी हैं उनको वापस भेजा जाए, और इसमें हम बांग्लादेश सरकार का सहयोग चाहते हैं। अब होगा शायद, देखते हैं क्या देखते हैं। दूसरा, रूपा गांगुली पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। रूपा गांगुली का इसलिए यहाँ पे नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक्ट्रेस रही है। हमने कई एक्टर एक्ट्रेसेस को हमने देखा है राजनीति में आते हुए, उनको हमने मंत्री बनते हुए भी देखा है, कि रूपा गांगुली को अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे उनका राजनीति में आने के बाद, जो महिलाओं का दर्द है ना, चलिए आरजे कर तो अभी हुआ है ना, उसके अलावा भी रूपा गांगुली से जब आप बात करेंगे तो उनके बातों में वो दर्द झलकता है। और क्योंकि हमारे कॉन्क्लेव में जब वो आई थी, और उनसे जब, तब तो काफ़ी 3-1 साल पहले की बात है, तो वो कहती थी कि मैं आपको यहाँ पे बता के चली जाऊँगी, आप सुनोगे, उसके बाद आप अपने घर चले जाओगे, आप अपने काम में लग जाओगे, तो मुझे फ़ायदा क्या है। वो बताते बताते रो पड़ती थी कि मैं यहाँ जब हम रहते हैं और देखते हैं कि एक माँ का बच्चा गया, वो लौटा नहीं है, या एक महिला है, उसको बाल से खींच के ले जाके उसको रेप किया जाता है, तो वो दर्द जो है ना वो महसूस करते हैं। और शायद एक ऐसी महिला की ज़रूरत है भी बंगाल के अंदर, जो महिलाओं के दर्द को समझते हुए उनके बात को रखे। इसमें रूपा गांगुली का इतना एक सब कॉन्शियस एक ये है ना, उन्होंने क्या रोल, किस रोल ने उनको सेलिब्रिटी में प्रोपेल किया था। द्रौपदी, दी रॉन्ग्ड वुमन, एक औरत जिसपे झूठे इल्जाम लगाए गए थे और जिसके साथ बहुत ही अभद्र बिहेवियर किया गया था, और उसने कैसे, और कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को क्या बोला कि द्रौपदी देखो, अगर ये कोई मान भी जाए, अगर मैं देखूंगा, मैं तुमको वचन देता हूं कि ये युद्ध मैं करवा के ही रहूंगा, तुम्हारे साथ जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए। कृष्ण भगवान ने खुद द्रौपदी को बोला था, और द्रौपदी सबसे निकटतम थी, अर्जुन से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा द्रौपदी ही कृष्ण की असली सहेली थी। तो वो जो है, दैट रोल शी प्लेड, थिंक अबाउट इट, इज द सेम रोल शी इज प्लेड इन बंगाल पॉलिटिक्स। कितने ऑफर उसको मिले होंगे, इस साइड आ जाओ। बाबुल सुप्रियो ने तो बस गाने के लिए उस साइड बदल गया। एक वो क्रिकेटर था जो जाके उधर मंत्री बन गया, कौन, मनोज तिवारी। फिर वो यूसुफ पठान की बात कर रहे हैं। यूसुफ पठान एक और है, पर मनोज तिवारी तो ये बन गया था ना, मंत्री भी बन गया था। यूसुफ पठान तो बस ये बना था, एमपी बना था। फिर देयर वाज दिस वन, बाबुल सुप्रियो मंत्री बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, फिर भी उसने पलट दिया उस साइड, ठीक है। पर रूपा गांगुली कितने सालों से बीजेपी में, और उसने कभी भी मुड़ के नहीं देखा है। मिथुन दा कितना सपोर्ट किया है बीजेपी को, कितने सालों से खुल के सपोर्ट किया है, कोई खिंचचाहट से नहीं किया है। ये है असली हीरो। फिर आता है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, मेरे को पता है, खुद मेरे कितने सारे दोस्त हैं। अच्छा, उनको बोल रहे थे इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो एक नंबर का डरपोक है, उसको बस अपने पैसा बनाने का ये है।
मेरे को पता है ना, वो हमेशा दीदी दीदी ओ दीदी कितनी अच्छी हैं ये करता रहता था टीएमसी के आगे, फिर बीजेपी लोगों के आगे बोलता था अरे कितनी भयानक है, मैं बहुत डरा पड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ, और के बुद्धिजीवियों का मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था बीजेपी के लिए। और हर बार ये मैंने 5-6 लोगों से सुना है, वो 5-6 लोग एक दूसरे को नहीं जानते, तो अगर वो कहानी हर बंदे के साथ हो रहा है तो उसका एक पैटर्न है कि वो ये बुद्धिजीवियों का बैठक ऑर्गेनाइज करता था ताज बंगाल में, या वो आईटीसी जो है बहुत बड़ा टावर है उधर, उसमें लास्ट मिनट में उसके और उसकी बीवी बोलते थे तुम मीटिंग कर लो, हम कुछ हो गया है, बच्चा बीमार है या कुत्ता बीमार है, कुत्ते ने उल्टी कर दी, हम आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे बहुत सारे चाटुकार हैं। एक और चैलेंज है इसमें कि जैसे कि टीएमसी जब आई थी तो लेफ्ट के कई जो कार्यकर्ता नेता थे वो इधर आ गए थे और फिर कल्चर वही रह गया। ये भी एक चैलेंज है। पिछले चुनावों में आपको याद होगा कि टीएमसी से कई नेता जो हैं इधर आए थे और इन्होंने खुले दिल से ले भी लिया था उनको अपने, और उसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। बट कैन आई पॉइंट आउट 2019 इलेक्शंस में जब भाजपा का सेंट्रल इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत हुई थी, ऑलमोस्ट आधे सीट्स जीत गई थी, इतना सारे लोग टीएमसी से, सब क्रिमिनल एलिमेंट टीएमसी से बीजेपी में आए, पर उनको भाव नहीं दिया गया। और उस टाइम पे बैठ के सर पे हाथ रख के बोल रहा था भाई तेरे को हो क्या गया है, वो आ गए हैं अब ले ले। क्योंकि मैं असली में जैसे बोला था ना, मैंने बोल रहा था कि गुंडे के राज में गुंडा ही बनना पड़ता है। आप गुंडा नहीं बन रहे हो आदर्शवादी बन के, बट वो आदर्शवादी बन के उन क्रिमिनल्स को कोई भी भाव नहीं दिया, और फिर भी ठीक है 5 साल में नहीं जीते पर 7 साल में तो जीत ही गए। 7 साल हो गया पर जीत गए। सो यू नो पीपल डोंट अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विक्ट्री। कि मेरे जैसे टाइप्स जो बोल रहे थे कि भाई गुंडा बनो, हमारा कंप्लेन है कि आप गुंडा बन नहीं रहे हो, यानी कि आप सीरियस नहीं हो जीतने पे, बिना गुंडा बने आप जीत गए हो। दैट इज ह्यूज। पर ये भी तो है ना कि आप बिना गुंडा बने जीत गए हो, एक आपने मिसाल रख दी है। और लोग इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा ही ये है। उनको लगता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई और आ नहीं पाएगा। पर ये भी याद रखना होगा कि क्योंकि आप गुंडागर्दी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके आपके साथ आपके ऊपर अत्याचार करके चला जाए और आप उसका मतलब ये नहीं कि आप फिर वो गाल दूसरा गाल कर दो। हाँ, नहीं, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस आई थिंक हिमंता बिस्वा दादा से थोड़ा सीखना चाहिए हमको। वैसे असम का तो बहुत ही मज़ेदार हिस्सा है, क्योंकि असम का तो किसी को भी कोई डाउट ही नहीं था किसी के दिमाग में कि हिमंता दादा जीतने वाले हैं। बस प्रश्न ये था कि आपको 90 मिलने हैं, 100 मिलने हैं या 110 मिलना है। ये लोग है ना इतने मजेदार मीम चल रहे थे कि आपने इलेक्शन कमीशन ने पैसा बर्बाद किया कि आसाम में जरूरत क्या थी करने की। हाँ। और इसमें प्रॉब्लम क्या था कि देखिए गौरव गोगोई असली में बहुत अच्छा बंदा है। अरे पवन खेड़ा की बात किए बगैर तो रह नहीं पाएंगे। गौरव गोगोई के साथ आप बताइए, यहाँ संसद से भी गए और यहाँ आप हार भी गए। पर देखिए उनके पिता एक बहुत डाउन टू अर्थ नेता थे, उनका नाम बहुत वो कनेक्ट था। गौरव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इधर दिल्ली में यंग फोरम फॉर यंग प्रोफेशनल्स फॉर फॉरेन पॉलिसी ऐसे कुछ चलाते थे, विदेश नीति से युवा विदेश नीति फोरम करके रख लो कुछ ऐसे, ठीक है। बहुत अच्छे बंदे हैं, पर उनका वो लोगों से बात नहीं कर कनेक्ट नहीं है ना। वो हम जैसे जो इधर बैठ के हम ज्ञान बांटते हैं, वो उस टाइप के हैं थोड़े। उनका ना वो ग्राउंड कनेक्ट जो तरुण गोगोई का था उनका नहीं, वो लोकसभा टाइप नहीं है, वो राज्यसभा टाइप है। और आप हेमंत जी क्या देखो, आप क्या महिलाओं में क्या लेग स्प्लिट क्या किया था भाई, लेग स्प्लिट मेरे को भी लग रहा था ये एआई है। हाँ,
ठीक है, बट इट इज नॉट एआई, अपेरेंटली एक्चुअली डिजिटल स्प्लिट, और सब लड़कियां तो उन पे मर रही हैं जैसे कोई ये फिल्म स्टार से हाँ, बढ़कर फैन फॉलोइंग है। वो तस्वीरें बताते हैं कि असम के लोग कितना दिल से चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को। पर वो बंदा भी कितना मस्त है यार, देखा कैसे जाके उसने सबको ये कनेक्ट है। सबसे कनेक्ट क्या था उसने, सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्ट किसी ने देखा नहीं, वो जो एक व्हीलचेयर पे बैठी हुई एक बच्ची थी, उसने वो नीचे उतर के रोक के जाके उसके साथ सेल्फी लिया। हाँ, एक बूढ़ी महिला जा रही थी झंडा लेके, हाँ, उसको भी रुके और फिर उनसे मिलके गए। ये कनेक्ट होता है, दैट इज कनेक्ट। सो वो बंदा मस्त मामा है मामा यार, उसको मामा, वो ही इज नॉट ओल्ड एनफ टू बी मामा, यू नो, ही इज नॉट, ही इज मोर लाइक हिमंता दा बोलो, इट्स लाइक इट समहाउ साउंड्स कूलर आई थिंक। और बंदा कितना रूथलेस है, वो परफेक्ट मेरे लिए, वो देखिए मैं ना नो फिल्टर, मैं आदर्शवादियों के लिए वोट नहीं डालता हूँ। अगर आप मेरे से अभी भी पूछेंगे कि आपके 2 फेवरेट कैरेक्टर महाभारत सीरियल में कौन थे, एक थे कृष्ण भगवान और दूसरा था शकुनी, वो गूफी पेंटल उसने रोल किया था ना। क्यों? क्योंकि मेरे को ये, और एक किस्म से कृष्ण भगवान भी देखोगे ना बहुत नटखट हैं। हाँ। राम बहुत आदर्शवादी थे, पर कृष्ण भगवान जो थे बहुत अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो डेनिस द मेनिस कॉमिक्स होता है ना, वो डेनिस द मेनिस की तरह है। और उसका क्या था, वो इधर उसका इतना ट्रेडिशन नहीं है, साउथ में उसका उसके नटखटता को सेलिब्रेट करने का बहुत ट्रेडिशन है। तो उसमें क्या है, एक बहुत फेमस एक साधारण गाना है, कृष्णा नी बेगने बारो। अच्छा, कन्नड़ा में वो उसका मतलब है कृष्णा नी वेगमावा, जल्दी से इधर आ जाओ। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद का गाना है जगतोधारणा। तो क्या होती है, यशोदा मैया उसको बोलती है जल्दी इधर आ, जल्दी इधर आ, क्योंकि वो देखना चाहती है कि मक्खन किसने चोरी की है। और फिर वो उसका ऐसे करके जोर से दबा के उसका मुंह खोलती है और पूरा उसका पूरा दुनिया वर्ल्ड दिखाई, पूरा विश्व ही उसके विश्व दिखाई देता है उनके मुख में। फिर क्या होता है, वो उसको थोड़ा यशोदा मैया को हाँ, उसको पता चल जाता है उधर ही कि ये भगवान है करके, और वो थोड़ा वो फेंट हो जाती चक्कर आ है। जाता है उनको। हाँ। उठ के क्या करती हैं, क्या करती हैं, एनी आइडिया? जोर से थप्पड़ मारती हैं कि भाई तू भगवान है पर तू मेरा बेटा है ना, फट 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 करके थप्पड़ मारती है। तो ये सेलिब्रेट कि भगवान भी है, माँ से तेरे को थप्पड़ खाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो कल्चर जो है वो नटखटता का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए कृष्ण और ऐसे ही पॉलिटिशियंस के लिए मैं वोट करूंगा। राइट, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई हिमंता इज काइंड ऑफ लाइक दैट नाउ, आई डोंट नो। ऑपोजिशन से बोलोगे तो वो बोलोगे शकुनी मामा है, शकुनी भी तो मामा ही थे ना। नहीं, मामा जो है ना बीजेपी में देखें आप, शिवराज सिंह चौहान जहाँ उनके, वो भी मामा कहलाते थे मध्य प्रदेश में, उनको भी बहुत महिलाएं पसंद करती थी, बच्चियां खासतौर से, उन्होंने काम भी किया पर था। वो नटखट नहीं थे, ये बहुत सीधे साधे टाइप के थे। हाँ। ये इनमें ना वो हीरोइज्म है बेसिकली। हाँ। देखा जाए तो जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। अब आपके दूसरे उस स्टेट पे जाते हैं जहाँ पे एक और आपके जो है रूट्स हैं वहाँ पर, और हंग असेंबली वहाँ है, और इतना इंटरेस्टिंग वहाँ का चुनाव हो गया है। टीवीके को 108 सीटें मिलने के बावजूद बहुमत का आंकड़ा 118 है, वो छू नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के पास गए 5 ही उनके पास सीटें हैं। और ये जो खबर आ रही है, यानी इसे देख के लगता है राजनीति में कुछ भी हो सकता है कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वो 2 पार्टियां जिन्हें जनता ने खारिज करके किसी तीसरी पार्टी को सपोर्ट दिया। सबसे पहले तो आप जो हमारे दर्शक हैं जो हिंदी स्पीकिंग हैं या जो नॉर्थ के हैं, टीवीके की आइडियोलॉजी क्या है? क्योंकि डीएमके की आइडियोलॉजी से वो क्या अच्छी तरह इसलिए वाकिफ़ है, स्टालिन के स्टेटमेंट सबको याद है पूरे भारत में। एआईएडीएमके का रहा है, एनडीए के साथ अलायंस पहले रहा है, लेकिन वहाँ डीएमके एआईएडीएमके इनका वही होता रहता है, स्वैप हो जाते हैं बेसिकली। टीवीके है क्या, विजय की पार्टी है क्या, और लोगों ने इतना प्यार क्यों दिया? देखिए, मेरे दर्शकों से विनती है कि भाई अगर आपको पता है उनके आदर्श क्या हैं, उनके मैनिफेस्टो क्या है, आप ज़रा हमको बताइए। क्योंकि अभी तक मैं टीवी के लोगों से जो अभी तक मैंने देखा, आई डोंट नो एनीबॉडी इन द टीवी के, पर जिन लोगों से मैंने देखा है वो आदर्श का मतलब ही नहीं समझते। उनका ये है कि हमारा फिल्म स्टार है, हमारा फिल्म स्टार हीरो बनेगा। हाँ। तो हम उनको तमिल में बोलते हैं विसिल कुंजी, माने वो
स्पैरो होता है, स्पैरो को हिंदी में क्या कहते हैं? वो जो चिड़िया हाँ, वो छोटे छोटे हाँ, चिड़िया हाँ, होते हाँ। थे मोबाइल गौरैया, टावर्स के पहले। गौरैया। हाँ, उनके जो बच्चे होते हैं ना, चिक 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 करते रहते हैं, वो वही टाइप के हैं जो सलमान खान फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जाके फ्रंट सीट में जैसे ही सलमान भाई सीटी अपना बजा के और शर्ट चिल्लरे उतारते हैं फेंकने वाले। बेसिकली दैट टाइप। ओके, नाउ आप समझेंगे कि अभिजीत क्यों इतना एलिटिस्ट बन रहा है, ये अच्छी बात नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए, ये बंदा कॉलेज ड्रॉप आउट है, अभी तक इसने एक भी पॉलिसी के बारे में बात नहीं किया है। बोलता है कि लोग बोलते हैं कि ये द्रविडियनिस्ट नहीं है, पर उसने अभी तक ये नहीं बोला कि वो द्रविडियनिस्ट नहीं है। बाकी लोग बोल रहे हैं, वो खुद क्या है, विजय क्या है, ये विजय ने खुद अपने बारे में कभी नहीं बोला है। सैकड़ों लोगों ने उसके अराउंड बोला है कि वो ये भी है, वो भी है, हर चीज़ है। ये तो मिस्ट्री हो गया एक तरह से। मेरे कंस्टिट्यूंसी में जो मद्रास का जो अग्रहारम है, द ब्राह्मण हार्ट, माइलापुर, वो मेरा कंस्टिट्यूंसी जहाँ मैं वोट डाल के आया, उसमें टीवी के जीता। मैंने तो तमिलिसई सौंदरराजन के लिए वोट किया, जो आंध्रा की गवर्नर थी, बट टीवी के जीता विद अ ब्राह्मण कैंडिडेट। पहली बार तमिलनाडु में 2 ब्राह्मण कैंडिडेट आए हैं। और वैसे ब्राह्मण जब आप- 2% 3% के आसपास कितने हैं? 2-3%। 1 to 2% 1 to 2, हाँ। मैक्सिमम, पर उनको हमेशा बाहर रखा गया है, ठीक है। बट ठीक है, सो यू कैन काइंड ऑफ से मे बी ही इज नॉट द्रविडियनिस्ट, पर वो खुद कभी नहीं बोलता है। अब आपका क्या पॉलिसी होगा किसी को नहीं पता है, तो किसके आधार पे हम आपको सपोर्ट करेंगे? तो फिर वो कांग्रेस से सपोर्ट लेने क्यों गए, तो कांग्रेस से सपोर्ट ये जबकि पता है कि सीटें भी नहीं उतनी? तो देखिए, यही तो बात है। वो क्या समझ रहे थे, मेरा देखिए, आई डोंट नो हिम, सो मे बी आई एम बीइंग अनफेयर कि आई एम जजिंग समबडी आई डोंट नो, बट आपने जो पब्लिक प्रोजेक्शन किया है उसी के आधार पे मैं अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। उसमें क्या है कि भाई, आपका ये है कि मैं रियल लाइफ में मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ, इसीलिए असली लाइफ में भी मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, और मेरे को सब जो सपोर्ट करते हैं वो अच्छे बंदे होंगे। फिल्म में हमेशा, तमिल फिल्म में हमेशा वो विलन का एक साइड किक होता है जो खिचखिचाता है हमेशा। वो मानता है कि उसका बॉस बहुत ही बुरा हो गया है, असली में वही मदद करता है फिर हीरो का, और फिर उसका लास्ट, जैसे जमाली कमाली, हाँ, right, वो धुरंधर में, हाँ। उस टाइप का। सो ही इज़ लाइक दैट, ही थिंक्स दैट। पॉलिसी पे किसी को कुछ नहीं पता है, पर उस पार्टी में मैनिफेस्टो तो रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले एडीएमके में थे, सेंगोटियन मंत्री थे एडीएमके में, फिर इसमें आ गए। जो लॉटरी मार्टिन है, आप लॉटरी मार्टिन को जानते हाँ, हैं? जिनके परिवार के 4 लोग जीते हैं। 4 लोग जीते नहीं हैं। लॉटरी मार्टिन साउथ इंडिया का सबसे बड़ा लॉटरी किंग है। 4000 करोड़ समथिंग की उनकी प्रॉपर्टी है। जब वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का लिस्ट रिलीज हुआ था, वो डीएमके को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल, वो लिस्ट में सेकंड और थर्ड था। कोई 400 करोड़ उसने दे रखे थे डीएमके को। आई थिंक इट वाज लॉन्ग बैक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई कुड बी रॉन्ग। 400 करोड़ दे के रखे थे डीएमके को इलेक्ट्रल बॉन्ड के तौर पे। उनकी बीबी जो है एडीएमके टिकट पे कंटेस्ट किया, उनका जो दामाद है वो डीएमके पे गया, वो टीवीके का। अच्छा, वो टीवी के, और एक और उनके 4 सदस्य, एक पौडीचेरी से लड़ा कोई। हाँ, वो बुसी अहमद, हाँ। नहीं बुसी आनंद, बुसी नागराजन, समथिंग जो भी है, वो एक टीवी के से पौडीचेरी से शायद लड़े हैं, वो जीते हैं। बट ये इसका दामाद इसका सबसे निकटतम एडवाइजर है। अब देखिए, मेरे को नाउ हियर इज द थिंग, पब्लिक परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है ये है कि भाजपा एक सीट रख के कठपुतला गेम खेल रहा है, कि वो डीएमके और एडीएमके को एकजुट करना चाहता है। असलियत ये है कि दिल्ली से कोई भी भाजपा का नेता कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बस बैठ के देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। और उन्होंने गवर्नर को ये बोला है कि भाई तू जो ठीक समझे तू वही कर। गवर्नर की सीधी सी बात है, जो सरकारिया कमीशन में भी आया था, और फिर उसके बाद कौन सा था, पाची कमीशन, पता नहीं, ऐसे आई फॉरगेट द नेम नाउ,
दूसरा आप कमीशन जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले आप उनको बुलाएं और बहुमत साबित करने के लिए कहें नहीं, फ्लोर टेस्ट करें। उसमें क्या था कि क्योंकि वाजपेयी के साथ वो 13 दिन के गवर्नमेंट के बाद नारायण प्रिंसिपल आया जिसमें आपको मेरे को चिट्ठी देना ही पड़ेगा, इसीलिए वो जो एक वोट से 2014 गिरी थी में उसके बाद, हाँ। 2014 और 19 में नहीं मांगा गया था क्योंकि संपूर्ण बहुमत था। 2024 में चिट्ठी मांगे गए थे क्योंकि भाजपा का संपूर्ण बहुमत नहीं था। यही चीज गवर्नर ने उधर किया है। प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो स्पिन मशीन है ना टीवीके का, वो ये दिखा रहा है कि भाजपा, क्योंकि ये अब मोदी से डर गए हैं तो वो भाजपा ही सब कुछ करवा रही है, ठीक है। और अब लग रहा है कि एडीएमके, क्योंकि एडीएमके डीएमके को ये डर है कि अगर ये बंदा नॉन द्रविडियनिस्ट, माइंड यू, आई रिपीट अगेन, ही हैज नेवर सेड ही इज नॉट अ द्रविडियनिस्ट, कि नॉन द्रविडियन आइडियोलॉजी का पार्टी आ जाएगा तो हम सबका बोरिया बिस्तर बांध देगा, व्हाटएवर, एक चैलेंज हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। तो उनको ये डर है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखेंगे गुस्सा सब बीजेपी पे जा रहा है। वो क्या ये फैला रहे हैं कि एडीएमके डीएमके तो कठपुतले हैं बीजेपी के और वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। एक किस्म से ये बीजेपी के लिए खराब नहीं है, ठीक ही है। अच्छा एक सीट के साथ इतना कर रहे हैं तो बॉस पार्टी में तो दम है, ठीक है। बट शायद शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा नहीं होगा। मेरा मानना है कि ये 2014 में दिल्ली में जो हुआ था, आपको याद है ना कि हंग असेंबली हुआ था, फिर जब लोकसभा के साथ साथ इलेक्शन हुआ था, मोदी की बहुत बड़ी विजय हुई थी, पर स्टेट असेंबली और दिल्ली के सब लोकसभा सीट्स बीजेपी जीत गई थी, पर असेंबली इलेक्शन में हंग था। फिर 6-9 महीने का कोई प्रेसिडेंट रूल था और फिर से इलेक्शन कॉल किया गया और उसमें तो आपका एकदम पूर्ण बहुमत हो गया, 67 सीट्स। ये आई डोंट वांट दैट सिचुएशन रिपीटिंग इन तमिलनाडु। तो आपको क्या लग रहा है टीवी के सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? बनाएगी तो किसके सपोर्ट से बनाएगी? एक किस्म से टीवीके का खुद का ये है, वो जाके चीफ मिनिस्टर को गवर्नर को बोल सकते थे हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। उन्होंने क्या बोला, हमने कोalition फॉर्म किया है। जब आप बोलते हो कोalition, तो यू हैव टू प्रूव, फ्लोर पे बताना पड़ेगा आपको, लेकर आओ नाम, बस, ठीक है ना। और नाम मिल नहीं रहे क्योंकि सरकारी कमीशन वेरी क्लियर अबाउट इट, तो आपको लेकर ही रहना पड़ेगा। तो इनको बहुत बुरी एडवाइस दी गई है जब उन्होंने बोला कि भाई हम बीजेपी हमारा आइडियोलॉजिकल एनिमी है। सेंटर में आपको पता है कि बीजेपी का सरकार है, गवर्नर बीजेपी का है, क्यों फालतू में लड़ाई लड़ रहे हो लोगों से? ये अरविंद केजरीवाल करता था, याद है? जरूरत नहीं थी लड़ाई लड़ने की, पर फिर भी जहां वो बोल रहे हैं सर आपका रिजर्वेशन है, 3 का टेबल है, आ जाइए 8 बजे का, आप भी बोल रहे हो भाई मेरे को 3 का टेबल चाहिए, 8 बजे का रिजर्वेशन है। रेस्टोरेंट बोल रहे हैं आइए सर, अरे मैं बोल रहा हूँ मेरा रिजर्वेशन है 3 लोगों का 8 बजे का। हाँ सर आपका रिजर्वेशन है 3 बजे का, आप आइए तो। नहीं, ये मेरे साथ अत्याचार है, ये नाइंसाफ है, मैंने बोला था 3 लोगों का। Most of this is Kejriwal's fights with the BJP was this thing. Do you want to create a monster out there? मैं ये मानता हूँ कि अगर थोड़ा सा रूल तोड़ना भी पड़े, इस बंदे को चीफ मिनिस्टर होने दीजिए, एडीएम को बोल दीजिए आपस एब्सटेन कर दीजिए अभी के लिए। वो बंदा आएगा 6 महीने के अंदर अंदर सत्यानाश करके छोड़ देगा। एक इससे बड़ी एक निराशा वाली बात भी आती है ना कि जो एक नई पार्टियां जो आम आदमी पार्टी को लेके कितने, वो तो आपको ही पता अन्ना आंदोलन से कैसे निकली थी और कितनी उम्मीदें थी और किस तरह के लोग जुड़े थे और जुड़ने के तुरंत बाद ही वो हट गए थे। ये वही तस्वीर जो आप जिस तरह से बता रहे हैं ना टीवी के दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है, कोई नई पार्टी अगर आ रही है और लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि आपको पहली बार आपने पार्टी फॉर्म की, पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे हो, पहली बार आपको 108 सीटें मिल रही हैं और आप निराश कर देते हो, तो जनता भी तो आगे चल के फिर सोचेगी ना कि इस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल है, हम किसको वोट दें। और जो दूसरी बात हो रही है कि डीएमके और एडीएमके मिलकर सरकार बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो क्या, पॉसिबल तो बिल्कुल है। और फिर ये बोल रहे हैं फिल्म तमाशा की तरह, अगर उन्होंने सरकार बना दिया हम हमारे सब 108 इस्तीफा कर देंगे। इस्तीफा कर दो तो क्या फर्क तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑपोजिशन में ही कोई नहीं होगा। दैट्स इट। अगर आपने फ्लोर मेजॉरिटी प्रूव कर दिया, सो दैट्स इट,
यू रिजाइन, उसमें बाय इलेक्शन होगा और क्या, फिर से जीत के आओगे, डबल आपका कॉस्ट बढ़ गया होगा। अभी तो आपने काफ़ी पैसा लगाया है ना विन करने के लिए, तो आप फिर से बना के आ जाओगे, ठीक है बना दो, इसमें ये प्रॉब्लम टीवी की जो नई पार्टी है, इनको इलेक्शन के लिए इतना पैसा क्या, सुपरस्टार तो वो है, इतना पैसा होगा कि इतना चुनाव लड़ ले? टू टीवी के इज क्रेडिट, उन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया, सब ने डीएमके एडीएमके ने सब पैसा दिया लोगों को, वोटर्स को, इन्होंने पैसा नहीं दिया। ये एक किस्म से मास मोबिलाइजेशन था। बच्चों को बोला गया तुम अपने माँ बाप से बोलो कि इतना परेशान कर दो कि बस वो परेशानी को दूर करने के लिए वो हमारे लिए वोट डालें। 80,000 फैन क्लब्स बनाए पिछले कुछ सालों में। और दिस नॉट न्यू बाय द वे, दिस नॉट न्यू। वो एक एक्टर था ना, नॉर्थ इंडियन एक्टर बाय द वे, विवेक ओबरॉय, या विकास ओबरॉय, व्हाट इज विवेक ओबरॉय, उसका एक फैन क्लब था साउथ में, जब वो सुनामी हुआ था ना, उन्होंने बहुत सारा उधर रिलीफ वर्क किया था साउथ में। सो ये फैन क्लब्स जो हैं फिल्म एक्टर्स के, ये बहुत बड़े हैं। प्रॉब्लम क्या है, रजनी ने कभी अपने फिल्म एक्टर फैन क्लब को इस्तेमाल नहीं किया ठीक से। वो कैप्टन विजय जो थे, विजयकांत, उन्होंने इस्तेमाल किया पर वो फिजल आउट हो गया, क्योंकि उन्होंने जब पहला इलेक्शन नहीं जीता, उन्होंने इमीडिएटली जाके फिर ये किया, अलायंस कर दिया, और उनका जो यूएसपी था वो खत्म हो गया। कमल हासन, मैं तो मानता हूँ इसमें कमल हासन तो कभी के कुछ भी नहीं रहे। देखिए, अगर रजनीकांत नंबर 1 थे, विजयकांत को नॉर्थ इंडिया में लोग नहीं जानते हैं, पर विजयकांत 1.25 थे। नॉट इवन 1.5, नॉट 1.75, ही वाज 1.25। ओके। कमल हासन वाज ऑलवेज 2। उसका मास में कभी 1-2 पिक्चर चले थे, जैसे तेवर महन एक पिक्चर था चला था, जो वो मिस डाउटफायर का वो रीमेक था, आई फॉरगेट, नानी 420 या दादी 420, चाची 420, चाची 420, तमिल में कुछ और था, वो चला था, बट दैट वाज इट। वो अभी क्या, वो डीएमके के लिए भी रैप सॉन्ग्स गाने में उसको फिर से वापस, पहले तो एक्टर था, अब उसको प्लेबैक सिंगर बना के छोड़ दिया है डीएमके ने। ठीक है, प्लेबैक सिंगर भी अच्छा है, लेकिन सुपरस्टार से आप प्लेबैक सिंगर बन गए, और वो भी बैकग्राउंड में। गुड, आई मीन इट सूट्स हिम, राइट, ही इज अ कंप्लीट फ्रॉड, सो गुड फॉर हिम। बट ये सब लोग बोलते हैं देखो तमिलनाडु कितना आगे बढ़ चुका है, कितना एजुकेशन में आगे है। ये आपको एजुकेटेड स्टेट लगता है जो एक फिल्म एक्टर के लिए ऐसे जाता है, जिसका आपको पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता है? अभी तक बताइए उनका फिस्कल पॉलिसी क्या है? मैं आपसे वही पूछ रही थी कि आप क्योंकि वहाँ के हैं, आप वोट डाल के आए हैं वहाँ पर। Nobody knows what his policy is. उनका एजुकेशन पॉलिसी क्या है, we don't know. उनका फिस्कल पॉलिसी क्या है, वी डोंट नो। उन्होंने कुछ मैनिफेस्टो तो निकाला होगा अपना कि क्या है उनके मैनिफेस्टो में, कुछ तो होगा जिसको देख के जनता वोट करने आई होगी। सिर्फ एक सुपरस्टार होने की वजह से बस सीटी बजाने वाले वो जो फैंस हैं। यू नो हिज सिंबल इज आल्सो सीटी। व्हाट है? अच्छा, हाँ, या उसका इलेक्शन सिंबल ही सीटी है, पता है? ओके। हाँ, वो कोच का सीटी होता है ना, वो ऐसा वाला। हाँ, वो अच्छा। तो ये तो अब मुझे लगता नहीं है कि ये हंग असेंबली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बंगाल सॉर्ट हो चुका है, दिख चुका है क्या नतीजे आ गए हैं। असम की तो सिर्फ रील्स देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा की और उनके फैंस के उनके साथ की, और उनके तो क्या स्टेटमेंट्स वायरल हो रहे हैं, वो जो वन लाइनर्स देते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट बंदा इज द मोस्ट बिंदास, 100% डिलीवरी, 100% कूल। और लास्ट में तो ये कहूँगी एक इंडिया अलायंस भी एक्सपोज हो गया इस पूरे पांचों इलेक्शन क्या इंडिया अलायंस भाई, क्या इंडिया अलायंस? अरे अभी वो गए पर टू बी फेयर ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देश की ऑपोजिशन, एक ऑपोजिशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी आपका ऑपोजिशन है कि ये बंदा जो आलू को सोना बनाना चाहता है, या जुपिटर के एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहता है, या इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भाई व्हाट डज दैट इवन मीन, उसके बारे में बात करना चाहता है। सो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और आप देखिए केरल में हो क्या रहा है अभी तक सब सोच रहे हैं कि भाई बंगाल में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। किसी ने पूछा है अभी तक कि केरल में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? हाँ, केरल में टेक्निकली अगर आप देखेंगे बीएल सतीसन को बनना चाहिए। सबसे ज्यादा कैंपेनिंग ऑन द ग्राउंड उसी ने। रोक कौन रखा है? केसी वेणुगोपाल ने, क्योंकि केसी वेणुगोपाल को चीफ मिनिस्टर बनना है।
और जो केसी वेणुगोपाल के जो फैन नहीं हैं, जो नॉर्मली कांग्रेस को वोट करते हैं, वो भी बोल रहे हैं भाई उसको प्लीज़ उसको चीफ मिनिस्टर बना दो, ताकि वो बैठ के दिल्ली में जो राहुल गांधी का इतना हड़प के रखा है उसने राहुल गांधी के दिमाग को, कम से कम वो तो मंत्रा घर से निकालो। पर वो तो वेणुगोपाल तो इतने क्लोज है, राहुल गांधी को बोलेंगे बना ही देंगे वो तो। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि केसी वेणुगोपाल के सबसे ज़्यादा एमएलएज हैं, बट सपोर्ट नहीं है पूरा कांग्रेस का, बहुत ऑपोजिशन है उनका। अंदर ही अंदर उनके अंदर ही अंदर, क्योंकि एक रमेश चन्नीतला फैक्शन है, एक केसी वेणुगोपाल फैक्शन है, एक ये सतीसन फैक्शन है। पहले सतीसन और रमेश चन्नीतला एक किस्म से एक साथ थे, बट नॉट रियली। अब पहले क्या होता था ना कि सोनिया जी बहुत अच्छे से जानती थी क्या है कि कोई भी फैक्शन में आप चुनेंगे नहीं, तीनों एक साथ लड़ेंगे। मैं किसी भी तीनों में कोई भी, माँ कभी अपने बच्चे जब लड़ते हैं साइड नहीं लेती हैं, पर जब माँ बोलती है चुप, सब चुप, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके। राहुल ये करता नहीं है। एक फैक्शन को इसने इतना महत्वपूर्णता देके रखा है कि उधर कांग्रेस लोग ही बहुत गुस्से में हैं। जो पुराने कांग्रेसी हैं, ये तो खबरें आती रहती कि वो बहुत नाराज रहते पहले दूसरे फैक्शन होते पर थे। सोनिया गांधी के पास भी देखिए सलाहकार थे, वो अहमद पटेल की कितनी बात मानती थी, उनके जो बेसिकली वो थे, पर इन्होंने ऐसे देखिए- सलाहकार अपने आसपास रखे हैं ना। देखिए ये एक इशू है, हाँ। जो हमको टीवी के आपका भी एक ये है। सोनिया गांधी बहुत ध्यान से अपनी सलाहकार चुनती थी, वो सलाहकार चाटुकार नहीं थे। प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी चाटुकारों को असली सलाहकार मानता है, और जो उनके साथ डिसएग्री करते हैं उनको सलाहकार मानता ही नहीं है, दुश्मन मानता है। हाँ। और इसमें एक भी देखना है, आप जो था ये प्लान बी था, स्पेशल पर्पस व्हीकल था, वही एनएसी मेंबर्स के। एनएसी क्या था? सोनिया गांधी का जो एनएसी थे, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, हिंदी में राष्ट्रीय क्या, एनएसी सबको पता होगा। सबको ही पता है। जब उनको पता था कि कांग्रेस हारने वाला है, तो उन्होंने आपको एक किस्म राष्ट्रीय से, सलाहकार समिति थी हाँ, उनकी। राष्ट्रीय सलाहकार समिति, जो भी उसमें था वो फिर जाके इसमें जुड़ गए आप में, ठीक है। तो एक किस्म से आप था कांग्रेस माइनस, ठीक है, कांग्रेस डैश एएपी। जैसे वो आरजी कार में प्रोटेस्टर भी टीएमसी के और न्याय भी टीएमसी को न्याय देना भी, था। हाँ, न्याय भी टीएमसी को देना था, वैसे ही ये लोग भी थे। अब टीवी के किसका स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यही समझना जरूरी है We क्योंकि don't know, we he don't is know. not saying anything. He's not saying anything. वो द्रविड़ पॉलिटिक्स करेंगे, एंटी द्रविड़ पॉलिटिक्स करेंगे, उनकी सोच क्या है, ये जो इतने लोग देखिए- जीत के, मैंने आपसे इसलिए पूछा वहाँ वोट डाल के आए कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो उनका विजन क्या है तमिलनाडु को लेकर। बट आप खुद वहाँ के वोटर होकर अगर ये बता रहे हैं, उसके बाद वो 108 सीटें लेकर आए, तो अब मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ इसमें। मैं अभी भी मानता हूँ, मैं देखिए मैंने एक आपको याद होगा 2000 जब तक राम मंदिर बना था ना, मैं बहुत जम के बीजेपी की आलोचना करते रहता था। जब राम मंदिर बन गया ना, मैं एकदम चुप रह गया, क्योंकि मेरे को उसके बाद पता था कि भाई मोदी को ये मत बताओ कि मोदी ने बोला है ये सब करूँगा, ठीक है, बंदा करके ही रहेगा। उसको ये मत बोलो कि ये करने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यानी कि आप आलू मटर बना रहे हो, तो आप रेसिपी आलू मत मटर बताओ। मेरे ही रेसिपी से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। रेसिपी मत बताओ, खाना क्या है ये बताओ। बस मेरे को ये बताओ, ठीक है, मेरे को एक टेबल पे आलू मटर की सब्जी चाहिए। सो आई डोंट प्रिज्यूम टू गिव एनी ऑफ देम एडवाइस अबाउट इट, पर मेरा सोचना है कि इस बंदे को अभी बाहर रखना बहुत खतरनाक है। 2014 में दिल्ली की तरह है, इसको आने दो। 6 महीने में तो वैसे भी आप गिरा सकते हो ना उसको, 6 महीने में गिरा दो, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर सब एक्सपोज हो जाएगा ना, दूध फिर का जो दूध, भी है पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल। कर सकता है तो वो दिख जाएगा, नहीं कर सकता तो एक्सपोज हो जाएगा। Exactly. एग्जैक्टली। और देखिए इलेक्शन में कितना पैसा लगता है, आप सबको बहुत, पता है, वही ठीक मैं है? पूछी थी, फंडिंग फंडिंग बहुत कहाँ से इंपॉर्टेंट है। और मोर इम्पोर्टेंटली फंडिंग ये बेटिंग की लॉटरी मार्टिन क्यों पैसा देगा भाई? चलिए लॉटरी मार्टिन ने पैसा दिया, उसके पास है ना, उसको पता चल गया फंड कहाँ से पर आया। देखिए जब पैसा डालते हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हाँ, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले 6 महीने आपको इतना भ्रष्ट बनना पड़ेगा, इतना भ्रष्ट बनना पड़ेगा, सबको दिख जाएगा कि भाई भ्रष्ट हो। रिकवरी करने के लिए। आई थिंक दैट इज स्मार्टर। पर मैं ये भी मानता हूँ कि भाजपा ये मानती है
कि इस बंदे को अगर हम रखेंगे और ज़्यादा फेमस बनाएंगे तो कम से कम जो द्रविडियनिज्म DMK, है हाँ, वो डीके जो द्राविड कड़गम कड़म, था, हाँ, दो द्रविड़ द्राविड कड़गम। मुन्नेत्र कड़गम बना और फिर अनैत इंडिया द्राविड मुन्नेत्र कड़गम बना, वो डीके पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा और फिर जो वैक्यूम बनेगा उसमें भाजपा एक किस्म से मैं आई थिंक। पर एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही सूरत में चाहे डीएमके एडीएमके मिलके बनाए या टीवी के को सपोर्ट करे, बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन ही दिख रही है काफी हद तक, क्योंकि अभी वहां उन्हें बेस बनाने की जरूरत है। शायद रिस्क है। हाँ, It is a रिस्क है, हाँ। दिल्ली में बहुत बुरी तरह से रिस्क, उसका टाइम लग गया, उसमें काफी महंगा पड़ा थोड़ा। बहुत महंगा पड़ा, बहुत महंगा पड़ा। सो ये रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है, अब देखते हैं क्या होता है। बट आई कैन टेल यू ऑनेस्टली बीजेपी कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रही। अन्नामलई का नाम लड़ना कुछ फर्क पड़ता है उससे? देखिए, अन्नामलई मैं मानता हूँ ही वॉज द राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट स्ट्रैटेजी, पर जो 2024 में हुआ ना वो इतना थोड़ा चौंकाने वाला चीज़ था। 400 की अपेक्षा थी पर 240 मिले, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है, दे एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। अगर आप डिलीवरी नहीं करोगे पछताओगे। आई थिंक वो हुआ, बट आई थिंक अन्नामलई के साथ परसिस्ट करना चाहिए था। पर देखिए, हम जो भी इधर एनालिसिस करेंगे ना, हमको इतने फैक्ट्स नहीं होंगे जितना अमित शाह मोदी के पास है। Obviously. वो दे विल बी लुकिंग एट अ वेरी डिफरेंट, जैसे हम सोचते हैं ना वैसे शायद होता भी नहीं है। जब मैंने पहली बार अपने ज़िंदगी में एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट देखा था ना, मैं सोच रहा था ये फिल्मों की तरह होगा, इसमें बहुत खुफिया चीज़ें लिखी होंगी, बहुत मसालेदार, एकदम चटका वाला समोसा के साथ एकदम खट्टी सी इमली चटनी उसके टाइप का होगा। कुछ भी नहीं था इतना। लाइक भाई इसमें है क्या टॉप सीक्रेट, ये तो एकदम कितना मामूली सा डॉक्यूमेंट दिया है तूने मेरे को। लाइक ऐसे ही होता है। फिर जब मैं देखने लगा, हाँ भाई मेनी डॉक्यूमेंट टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी ऑर्डिनरी, देयर इज नथिंग चौंकाने वाली अबाउट इट, बट इट थोड़ा पर्सपेक्टिव चौंकाने वाली नहीं, समझने वाली होती है बस। समझने वाली होती है, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया रहा, आपने पूरी राजनीति जो 5 राज्यों की है वो आपने हमको समझाई। और सबसे बड़ी बात, अक्सर बोलते हैं ना कि बीजेपी के साथ सीएम के मामले में ये होता है, ऐसा बोलने लगे कि जैसे जादूगर नहीं होता है टोपी में से खरगोश निकालता है, ऐसे ही कोई नया नाम निकल के आता है। पर इस बार शुभेंदु अधिकारी की जैसे कि उम्मीद की जा रही थी वही नाम निकल के आया। रूपा गांगुली उप मुख्यमंत्री के लिए बताया जा रहा है। आगे क्या होगा? पश्चिम बंगाल चुनौती है, तमिलनाडु में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभिजीत आप बता ही चुके हैं, बाकी पूरी चुनावी चर्चा हम कर ही चुके हैं, लेकिन आपसे हम आगे भी जुड़ेंगे और फिर आगे अगले बार हम करेंगे इंडिया अलायंस पे बात और बाकी राजनीति सो की कॉल्ड इंडिया। जब से भी इंडिया अलायंस बोलेंगे, इंडिया अलायंस इंडिया अलायंस की बात करेंगे। आप आए अभिजीत, समय निकालो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तृप्ति जी, आपके साथ तो बात करने में हमेशा मजा आता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।